यूनिट 1 डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग क्या है? इस दुनिया में हर तरह की चीज़ें दो कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती हैं, लिविंग एनिमेट और नॉन लिविंग इनएनिमेट। लिविंग बीइंग्स को ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है और ये वो कॉम्प्लेक्स यूनिट्स हैं जो फिजिको केमिकल मटेरियल्स से बने हुए हैं। ये ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एनवायरनमेंट को सेंस करने और सूटेबल रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी रखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए एक एक करके हर कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। ग्रोथ दो तरीक़ों से होती है, मास में इंक्रीज़ और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में इंक्रीज़। हर ऑर्गेनिज्म ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ सेल डिवीज़न के ज़रिए होती है। प्लांट्स में ये ग्रोथ पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है। उसके बाद सेल डिवीज़न सिर्फ कुछ टिश्यूज़ में होती है ताकि जो सेल्स लॉस हो चुके हैं उन्हें रिप्लेस किया जा सके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ सेल के मास में इंक्रीज़ के थ्रू होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ हमेशा अंदर से होती है, जबकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे माउंटेन्स, बोल्डर्स और सैंड ड्यून्स में ग्रोथ सिर्फ मटेरियल के सरफेस पे एक्यूमुलेट होने की वजह से होती है। इसलिए ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जा सकता। ग्रोथ सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग सिस्टम्स का। तो रिप्रोडक्शन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। सभी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नए इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं जो उनके जैसे होते हैं। ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरीक़ों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे फंगी अपने असेक्सुअल स्पोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं और हर तरफ फैलते हैं। प्लानारिया, जिसे फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं, अपने बॉडी के फ्रैगमेंटेड पार्ट से दोबारा रिजनरेट हो सकते हैं। फंगी, फिलामेंटस एल्गी और मॉस के प्रोटोनेमा में फ्रैगमेंटेशन के ज़रिए भी मल्टीप्लिकेशन होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, अमीबा या यूनिसेलुलर एल्गी में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ का मतलब एक ही होता है, यानी सेल्स के नंबर में इंक्रीज़ होना। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे म्यूल्स, स्टेरल वर्कर बीज, वॉबलर्स और कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसीलिए सिर्फ रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं माना जा सकता। वैसे तो कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपने आप रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट नहीं कर सकता। 3 मेटाबॉलिज्म इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। मेटाबॉलिज्म लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स से बने होते हैं जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। यह बायोमॉलिक्यूल्स बॉडी में कंटिन्यूसली बन रहे होते हैं और इनको बनाने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। हज़ारों ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक ही वक्त में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं। सभी प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं। इन सब केमिकल रिएक्शंस का टोटल सम जो हमारे बॉडी में हो रहा होता है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के बाहर भी परफॉर्म किए जा सकते हैं, जिसे हम सेल फ्री सिस्टम्स में कर सकते हैं। लेकिन जो मेटाबॉलिक रिएक्शन किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर किया गया हो वो ना तो लिविंग होता है और ना नॉन लिविंग। इन विट्रो बॉडी के बाहर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो बस एक लिविंग रिएक्शन की तरह होते हैं। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक डिफाइनिंग फीचर माना जाता है। फॉर लिविंग बीइंग्स हैव अ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग बीइंग का एक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो सिंपल हो या हाईली कॉम्प्लेक्स, एक या ज़्यादा सेल से बने होते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर होते हैं। इसीलिए किसी भी लिविंग फॉर्म के लिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर है। 5 ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव कॉन्शियसनेस। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक खासियत होती है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस करना और उसके हिसाब से रिएक्ट करना। ये एबिलिटी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू महसूस करते हैं। फोटो पीरियड यानी लाइट का ड्यूरेशन सीजनल ब्रीडर्स में रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स। प्लांट्स भी लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पोल्यूटेंट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस पर रिएक्ट करते हैं। सभी ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी में आने वाले केमिकल्स को प्रोसेस करते हैं। इंसान वो एक ऑर्गेनिज्म है जो खुद के बारे में भी अवेयर होता है, इसलिए उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। इसी वजह से कॉन्शियसनेस एक ऐसी क्वालिटी है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। ह्यूमन बीइंग्स में लिविंग स्टेट को डिफ़ाइन करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जैसे एक कोमा पेशेंट जो अपने आप से कॉन्शियस नहीं है और उसके नॉर्मल लाइफ में वापस आने के चांसेस कम होते हैं, तो क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग?
इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक इंटरैक्टिंग बायोलॉजिकल सिस्टम है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी फिनोमिना होते हैं वो उनके अंदर की इंटरैक्शंस की वजह से होते हैं। जैसे टिश्यूज़ में कुछ प्रॉपर्टीज़ सेल्स के इंटरैक्शन से आती हैं, वैसे ही सेल ऑर्गेनेल्स की प्रॉपर्टीज़ भी उनके मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स के इंटरैक्शंस की वजह से होती हैं। ये इंटरैक्शंस हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग और सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स होते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सभी पास्ट और प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं, बस उसकी डिग्री अलग अलग होती है। फ्यूचर में भी ये कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयरिंग हमें देखने को मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी, लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी और वैरायटी है। साइंटिस्ट्स ने अब तक 17 और 18 मिलियन स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई और नेम किया है। इनमें से अराउंड 12 मिलियन एनिमल स्पीशीज़ हैं और 0.5 मिलियन प्लांट स्पीशीज़ हैं। इंसेक्ट्स का एक ग्रुप तो इतना बड़ा है कि वो प्लांट्स और बाकी एनिमल्स से ज़्यादा है, और इस ग्रुप में अराउंड 10-25 मिलियन स्पीशीज़ हैं। हर साल 15,000 से ज़्यादा नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए जाते हैं। तब बायोलॉजिस्ट कहता हैं कि अराउंड 5 से 30 मिलियन स्पीशीज़ ऐसी हैं जो अभी तक हमारे पास नहीं हैं या एक्सप्लोर नहीं हुई हैं, और ये मोस्टली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स और कोरल रीफ्स में होती हैं। इन फॉरेस्ट्स और रीफ्स का डिस्ट्रक्शन काफ़ी स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट कर सकता है, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी बिना आइडेंटिफाई हुए। इंडिया में केरला का साइलेंट वैली रेन फॉरेस्ट ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, जिसे कुंतिजा रिवर पे दम बनाने के प्लान से बचाया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को लॉजिका डोमिफिकेटी कहा जाता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर ग्रुप्स या कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इन साइंटिफिक टर्म्स इन कैटेगरीज को ताक्सा कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितनी ह्यूमन कल्चर की। इंसानों ने शुरू में एनिमल्स और प्लांट्स को उनके इस्तेमाल के हिसाब से नाम दिए और उनकी क्लासिफिकेशन की। हमारा वेदिक लिटरेचर 2500 BC to 650 BC में लगभग 740 प्लांट्स और 250 एनिमल्स का जिक्र मिलता है। पहली क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट चंद्योगा उपनिषद में देखा गया, जिसमें एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। 1 आजा विविपरास जैसे मैमल्स, 2 अंदाजा ओविपरास जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और वर्म्स, और 3 उद्भिजा वेजिटेबल ऑरिजिन जैसे मिनिट एनिमल्स। पोस्ट वैदिक इंडियन लिटरेचर जैसे सूता संहिता में लिविंग फॉर्म्स को स्थवाना इमोबिले जैसे प्लांट्स और अगामा मोबाइल जैसे एनिमल्स में क्लासिफाई किया गया। प्लांट्स को और भी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जैसे वानस्पाटी फ्रूट यील्डिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, वृक्षा फ्रूट यील्डिंग फ्लावरिंग प्लांट्स, और औषधि मेडिसिनल प्लांट्स। सुश्रुता संहिता में एनिमल्स को और भी स्पेसिफिक कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, जैसे प्रासाहा हर्बीवोर्स जो रिवर बैंक्स के पास मिलते हैं, जैसे एलिफेंट और बफलो। मत्स्या फिश। जंगाला वाइल्ड हर्बीवोरस क्वाड्रूपेड्स जैसे डियर, और क्रूरा कार्निवोरस क्वाड्रूपेड्स जैसे टाइगर और लायन। ग्रीक स्कॉलर्स जैसे हिपोक्राटिस 416 377 BC, एरिस्टोटल 384-322 BC और थियोफ्रास्टस 370-285 BC ने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करना शुरू किया कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस पर। थियोफ्रास्टस जो फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं, उन्होंने प्लांट्स को उनकी हैबिट, फॉर्म और टेक्सचर के बेसिस पर डिवाइड किया। ट्रीज़, श्रब्स, अंडरश्रब्स और हर्ब्स में। पुराने ज़माने में इन ऑर्गेनिजम्स को उनके इस्तेमाल के हिसाब से भी क्लासिफाई किया जाता था, जैसे एडिबल और इनएडिबल, फूड एनिमल्स, फर एनिमल्स, फील्ड क्रॉप्स, फ्रूट ट्रीज़, फाइबर प्लांट्स, वीड्स एट्सेट्रा। ये वैल्यू बेस्ड क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। अर्ली ग्रीक्स ने एनिमल्स और प्लांट्स को उनके हैबिट और हैबिटेट के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया, जैसे टेरेस्ट्रियल, एरियल, कार्निवरस, हर्बीवरस, ओविपेरस और विविपेरस।
एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर क्लासिफाई किया और ग्रुप्स और स्पीसीज़ बनाए। ये सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। इंडिया में कैरक 1st सेंचुरी AD, जो फादर ऑफ आयुर्वेदा कहलाते हैं, उन्होंने अपनी किताब चरका संहिता में 340 प्लांट्स और 200 एनिमल्स का जिक्र किया जो मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट हैं। इंग्लिश नेचुरलिस्ट जॉन रे 1627-705 ने स्पीसीज़ और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ पर बेस्ड था। उन्होंने यूरोप के वेरियस पार्ट्स से लगभग 18,000 प्लांट स्पीसीज़ कलेक्ट किए और उन्हें 3 वॉल्यूम्स में डिस्क्राइब किया। आजकल के टैक्सोनॉमिक अप्रोच में DNA सीक्वेंसेस के कंपैरिजन और एवोल्यूशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन की जाती है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और प्रोटीन स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ट्रेस करने के लिए। स्वीडिश नेचुरलिस्ट कैरोलस लिनेयस 7 को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 नेम सिस्टम, बिनोमियल नोमेनक्लेचर से नेम करने का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। लिनेयस ने अपनी किताब स्पीसीज़ प्लांटारम 1733 में 5,900 प्लांट स्पीसीज़ और सिस्टेमा नातुरे 1725 में 4,200 एनिमल स्पीसीज़ डिस्क्राइब किए। क्लासिफिकेशन का ज़रूरत, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का पर्पज़ ये है कि हम इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स को ऐसे ग्रुप्स और कैटेगरीज़ में अरेंज कर सकें जो आसानी से याद, स्टडी और नाम रख सकें। जब हम प्लांट्स और एनिमल्स को एक डेफिनेट प्लान के हिसाब से अरेंज करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी ईजी हो जाती है। सिर्फ कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स सेलेक्ट करके हर ग्रुप का एक ब्रॉड आइडिया मिल सकता है। अगर क्लासिफिकेशन का कोई पर्टिकुलर मेथड ना हो तो ये वैसे ही होगा जैसे एक लाइब्रेरी जिसमें बुक्स को टाइटल, सब्जेक्ट या ऑथर के हिसाब से अरेंज नहीं किया गया हो। ऑर्गेनिजम्स को एक डेफिनेट प्लान के अकॉर्डिंग ग्रुप करना इन तरीकों में यूज़फुल है। 1, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कन्वीनियंट बनाता है। तो ये ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ये ऑर्गेनिजम्स के बीच के रिलेशनशिप्स को दिखाता है। 4, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को रिवील करता है जो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर में ग्रेजुअल इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। 5, फॉसिल ऑर्गेनिजम्स के पोली डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स को इंटरप्रेट करने में मदद करता है। एक ग्रुप के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्टडी करके उस ग्रुप की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का आइडिया मिल जाता है। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट 1969 में प्रपोज किया गया था। ये एक एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन मॉडल को दिखाता है जो इन चीज़ों पर बेस्ड है। रिबोसोमल आरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में डिफरेंसेस 2, सेल मेम्ब्रेन के लिपिड स्ट्रक्चर और एंटीबायोटिक्स के प्रति सेंसिटिविटी मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एवोल्यूशनरी बेसिस है। क्योंकि रिबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर नेचर में काफ़ी कंसर्व्ड है और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आरआरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस लिविंग ग्रुप्स के रिलेशनशिप्स का एक अच्छा इंडिकेशन देते हैं। आज ये माना जाता है कि नेचर में 3 डिस्टिंक्ट डोमेन्स एक कॉमन आर्कियल प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर सेल से इवॉल्व्ड हुए हैं। ये डोमेन्स हैं आर्किया, आर्के बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और यूकारिया, यूकारियोटा। 1 डोमेन आर्किया या आर्के बैक्टीरिया, ये सबसे प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं। इनका सेल मेम्ब्रेन ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन से बना होता है जो ग्लिसरॉल से अटैच्ड होते हैं। इनका सेल मेम्ब्रेन पेप्टिडोग्लाइकन्स नहीं होता। आर्चिया उन एंटीबायोटिक्स से अफेक्ट नहीं होते जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। इनका आरआरएनए यूनिक होता है और बैक्टीरियल आरएनए से काफ़ी डिफरेंट होता है। आर्किया एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। एग्जाम्पल्स मेथानोजेंस, हैलोफाइल्स और हाइपरथर्मोफाइल्स। 2 डोमेन बैक्टीरिया या यूबैक्टीरिया, 1 इनका सेल मेम्ब्रेन अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन्स और ग्लिसरॉल के साथ अटैच्ड होता है। तो इनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लिकन से बना होता है। 3 बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के लिए सेंसिटिव होते हैं। 4 इनका डीएनए जो कि नेकेड यानी बिना किसी मेम्ब्रेन के सीधा साइटोप्लाज्म में होता है। 5 बैक्टीरिया का आरआरएनए अलग और डिस्टिंक्ट होता है आर्किया और यूकरिया के आरआरएनए से। इनके रिबोसोम्स का साइज 70 S होता है। यूबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं माइकोप्लाज्मा, सायानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। 3 डोमेन यूकारिया या यूकारियोटा।
इनके सेल्स में यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। बी, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लेयर से बनी होती है जैसे बैक्टीरिया में होती है। 3, सेल वॉल एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है पर प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है और पेप्टिडोग्लाइकेंस नहीं होते। 4, यूकार्या एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। 5, इनका हेरेडिटरी मटेरियल डीएनए और हिस्टोनीस बेसिक प्रोटीन्स से मिलकर बनता है। 4, यूकैरियोटिक आरएनए सिर्फ यूकैरिया में यूनिक होता है। सब इनके रिबोसोम्स का साइज़ 80s होता है। यूकैरिया 4 किंगडम्स में डिवाइड किए गए हैं। ए, किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनॉइड्स, एल्गी और प्रोटोजोन्स आते हैं। बी, किंगडम मिकोटा, इसमें फाइकोमाइसीट्स, जाइगोमाइसीट्स, अस्कोमाइसीट्स, बसिडियोमाइसीट्स और ड्यूट्रोमाइसीट्स आते हैं। सी, किंगडम प्लांटे, इसमें ब्रियोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। डी, किंगडम एनिमालिया, इसमें सभी एनिमल्स आते हैं। आर्किबैक्टीरिया या आर्किया, आर्किबैक्टीरिया एक प्रिमिटिव बैक्टीरिया का ग्रुप है जो सबसे एंशिएंट बैक्टीरिया माने जाते हैं। ये पहले प्रिमिटिव अर्थ पर इवॉल्व हुए जब अर्थ के कंडीशंस हॉस्टाइल थे। अब भी ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करते हैं जैसे ग्रेट सॉल्ट लेक, डेड सी, सल्फर स्प्रिंग्स और वॉल्केनिक वेल्स। आर्किबैक्टीरिया को एवोल्यूशनरी रेलिक्स या लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। आर्किबैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका सेल वॉल नॉन सेलुलोसिक होता है और पॉलीसैकेराइड्स या प्रोटीन्स से बना होता है बिना पेप्टिडोग्लिकेंस के। 2, इनके सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स मोनोलेयर में अरेंज्ड होते हैं और ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन्स ग्लाइसरॉल के साथ लिंक्ड होते हैं जो इन्हें एक्सट्रीम हीट और एसिडिटी को टॉलरेट करने में मदद करते हैं। 3, आर्किबैक्टीरिया का रिबोसोमल आरएनए ट्रू बैक्टीरिया से अलग होता है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में आर्किबैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, हैबिटेट और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर आर्किबैक्टीरिया को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मेथैनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। मेथैनोजेंस या मेथैनोजेनिक आर्किबैक्टीरिया मेथेन प्रोड्यूसर्स, ये ऑब्लिगेट एनारोबिक ऑटोट्रोप्स होते हैं, यानी ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करते हैं और मेथाने प्रोड्यूस करते हैं। बी, ये मेथेनिक गैस प्रोड्यूस करते हैं CO2 और एसिटिक एसिड को यूटिलाइज करके जो सीवेज और मार्शी कंडीशंस में होती है। रिएक्शन, CO2 प्लस 4H2 CH4 प्लस 2H2O और CH3COOH CH4 प्लस CO2। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है। सी, ये मार्शेस, बॉग्स, स्वम्प्स और कैटल जैसे काउस और बफलोज के रूमेन में पाए जाते हैं। डी, मेथेनोजेंस सेलुलोज के फर्मेंटेशन में मदद करते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज नहीं करते बल्कि डिकम्पोजिशन के एंड प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करते हैं। 2, हेलोफाइल्स, सॉल्ट लवर्स। ए, ये एरोबिक या फैकल्टेटिव एनारोबिक हेटेरोट्रोप्स होते हैं। बी, ये सलीन एनवायरनमेंट्स में रहते हैं जैसे सॉल्ट लेक्स, मार्शेस, ब्राइन और सॉल्ट रिच सॉइल जहाँ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन 25 मिलीलीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। सी, इनके पास हाई इंट्रासेल्यूलर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है और उनके एंजाइम्स और रिबोसोम्स हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ही एफिशिएंटली फंक्शन करते हैं। डी, इनमें एक स्पेशल फोटोरिसेप्टर पिगमेंट होता है जिसे बैक्टीरिया और होडोप्सिन कहते हैं जो हैलोफाइल्स को पर्पल कलर देता है ताकि स्ट्रॉन्ग सनलाइट से एनर्जी हार्नेस कर सके। इसका फ़ायदा ये है। आई, ये हैलोफाइल्स को स्ट्रॉन्ग सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। ये ATP सिंथेसिस में मदद करता है। लाइन, ऑक्सीजन स्ट्रेस के कंडीशंस में ये ATP का यूज़ होता है। ई, इनका न्यूट्रिशन के हेटेरोट्रोफिक होता है। एग्जाम्पल्स, हैलोकॉकस, हैलोबैक्टीरियम, 3 थर्मोएसिडोफाइल्स, हीट कोल्ड लवर्स। और ये एरोबिक या फैकल्टेटिव एनारोबिक कीमोऑटोट्रोप्स होते हैं। बी, ये हॉट और एसिडिक एनवायरनमेंट्स में जीने के लिए अडेप्टेड होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी नीचे सर्वाइव कर सकते हैं। ये 80 डिग्री या उसके ऊपर और pH तो बहुत ही एसिडिक तक टॉलरेट कर सकते हैं। सी, ये हॉट सल्फर स्प्रिंग्स जैसे सुल्फोलोबुस, कोल माइंस के रिफ्यूज पाइल्स, थर्मोप्लाज्मा और आइसलैंड के जियोथर्मल एरियाज थर्मोप्रोटियस में मिलते हैं। डी, ये चेमोसिंथेटिक होते हैं, यानी ये अपना फूड केमिकल एनर्जी का यूज़ करके सिंथेसाइज करते हैं। आई, एरोबिक कंडीशंस में ये सल्फ़र को ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। एग सुल्फोलोबुस। रिएक्शन 2S + 2H2O + 3O2 2H2SO4 प्लस एनर्जी। एनारोबिक कंडीशंस में सल्फ़र को रिड्यूस करके हाइड्रोजन सल्फाइड H2S में कन्वर्ट करते हैं।
आर्कीबैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। मेथनोजन आर्कीबैक्टीरिया गोबर गैस बनाने में यूज़ होते हैं, जो काऊ dung और सीवेज से प्रोड्यूस होती है और कुकिंग गैस के रूप में यूज़ होती है। हीट रेजिस्टेंट थर्मोफिलिक एंजाइम्स और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बायोटेक्नोलॉजी में काम आते हैं। हेलोफाइल्स पुर माइंस के ब्लीचिंग में यूज़ होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया बायोसेंसर्स के रूप में भी यूज़ होते हैं। माइकोप्लाज्मास सबसे सिंपल और छोटे एरोबिक प्रोकैरियोट्स हैं जिनकी सेल वॉल नहीं होती। ये प्लोरोपन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स PPLO के नाम से भी जाने जाते हैं और इनको नोकार्ड और आर ने 1849 में डिस्कवर किया था और 1919 में गिनस माइकोप्लाज्मा में डाला गया। सबसे पहले इन्हें उन गाय बकरियों में डिटेक्ट किया गया जो प्लोरोपन्यूमोनिया से सफ़र कर रही थी। माइकोप्लाज्मास बैक्टीरिया और वायरस के बीच के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑकरेंस माइकोप्लाज्मास का प्रेजेंस सॉइल, सीवेज वाटर, अलग अलग सबस्ट्रेट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स में पाया जाता है। इनको हॉट वाटर स्प्रिंग्स और दूसरे गर्म एनवायरनमेंट्स में भी पाया जा सकता है। स्ट्रक्चर माइकोप्लाज्मास में बहुत अलग अलग शेप्स देखने को मिलती हैं, जो साइज़ में 0-1 से लेकर 0-15 तक होते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं होती। इस वजह से ये अलग अलग शेप्स में रहते हैं। इनके सेल्स एक यूनिट लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, लेकिन इनमें न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी बॉडीज़, सेंट्रियोल्स और फ्लैजेला जैसे ऑर्गेनेल्स नहीं होते। जेनेटिक मटेरियल एक सिंगल सर्कुलर S डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, जो साइटोप्लाज्म में कॉइल्ड होता है। इनमें रिबोसोम 70S टाइप के होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। माइकोप्लाज्मास ग्राम नेगेटिव होते हैं और सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लोएस्ट लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं। लोकोमोशन, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन ये नॉन मोटिल होते हैं, पर कुछ माइकोप्लाज्मास ग्लाइडिंग मूवमेंट्स भी दिखाते हैं। ये हेट्रोट्रोफिक होते हैं और कुछ सप्रोट्रोप्स होते हैं, पर मोस्टली ये पैरासिटिक होते हैं, यानी दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। ये बुडिंग और बाइनरी फिशन के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मास ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स में सीरियस डिजीज़ेस कॉज करते हैं। ह्यूमंस में एटिपिकल पन्यूमोनिया और माइकोप्लाज्मल उरेथ्राइटिस कॉज करते हैं और एनिमल्स में प्लोरोपन्यूमोनिया का रीज़न बनते हैं। प्लांट्स में बिग बर्ड, टोमेटो, बंची टॉप, पापाया, स्ट्राइप डिजीज़, शुगर केन, लिटिल लीफ, ब्रिंजल और विचेस ब्रूम लेग्यूम्स जैसे डिजीज़ेस भी इनके वजह से होती हैं। रिकेट्सिया बैक्टीरिया से छोटे पर वायरस से बड़े होते हैं और ये स्फेरिकल या रॉड शेप्ड हो सकते हैं। इनका साइज़ 30A से 200A तक वेरी करता है। ये स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया जैसे होते हैं, पर वायरस की तरह सिर्फ लिविंग सिस्टम्स में ही मल्टीप्लाई करते हैं। करीबन 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकेट्सिया लाइस बेड बग्स और टिक्स के इंटेस्टाइन्स और सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलते हैं, जो जनरली हार्मफुल नहीं होते। लेकिन जब ये इंसेक्ट्स के बाइट से इंसान में एंटर होते हैं, तो ये सेल्स में मल्टीप्लाई करके डिजीज़ सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमंस में रिकेट्सिया से होने वाली में डिजीज़ में टाइफस और ट्रेंच फीवर शामिल हैं। वैक्सीन प्रोडक्शन रिकेट्सिया का वैक्सीन चिकन एम्ब्रियो के अंदर एग शेल में ग्रो करके बनाया जाता है। पहली बार इन्हें डिटेक्ट करने वाले साइंटिस्ट भी टाइफस फीवर से स्टडी के दौरान 1910 में मर गए थे। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी वो प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज या टैक्सा में क्लासिफाई करते हैं। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन और ऑर्गेनिजम्स के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना शामिल है, जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस और इकोलॉजिकल फीचर्स। ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है ताकि हम ऑर्गेनिजम्स के सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को समझ सकें। सिस्टमैटिक्स बायोलॉजी का वो ब्रांच है जो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी और उनके कंपैरेटिव और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करता है। ये कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी और कंपैरेटिव इकोलॉजी पर बेस्ड होता है। जनरली टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स और क्लासिफिकेशन को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, पर इनके अलग मीनिंग्स होते हैं। संपो कहता है कि ये तीनों अलग स्टडी फील्ड्स हैं और इन्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। क्लासिकल या ओल्ड और मॉडर्न या न्यू सिस्टमैटिक्स जो सबसे पहले के टाइम से लेकर लिनियस के टाइम तक था,
उसको क्लासिकल सिस्टमैटिक्स कहते हैं, और जो पोस्ट लिनियन पीरियड में है उसको न्यू सिस्टमैटिक्स कहते हैं। क्लासिकल या ओल्ड सिस्टमैटिक्स। क्लासिकल सिस्टमैटिक्स के दौरान स्पीशीज़ को एक इंडिपेंडेंट और इम्यूटेबल, बदलने वाले नहीं, एंटिटी माना गया जो क्रिएटर का काम है, पर यह एवोल्यूशनरी प्रोसेस के खिलाफ है जो ऑर्गेनिजम्स में अभी भी चल रहा है। क्लासिकल सिस्टमैटिक्स में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे फोकस किया गया और स्पीशीज़ के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को नज़रअंदाज किया गया। न्यू सिस्टमैटिक्स का टर्म जूलियन ह्यूसली ने 1940 में दिया था। ये क्लासिकल मॉर्फोलॉजी के साथ साथ साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, एक्सरे के कैरेक्टर्स को भी कंसिडर करता है। न्यू सिस्टमैटिक्स और क्लासिकल सिस्टमैटिक्स के बीच डिफरेंसेस, वन स्पीशीज़ को अब सेंट्रल पोजीशन नहीं दी गई, उसके बदले सब स्पीशीज़ और पॉपुलेशंस पे एम्फेसिस है। टू, मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन के बदले बायोलॉजिकल डेफिनेशन यूज़ की जाती है जो साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एट्सेट्रा को भी इंक्लूड करती है। 3, 100 स्पेसिमेंस का यूज़ किया जाता है मटेरियल के लिए। 4, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी को यूज़ करके पैरामीटर्स को मेजर किया जाता है। 5, स्टैटिस्टिकल डेटा को कंपाइल किया जाता है प्रिमिटिवनेस, एडवांसमेंट और इंटर रिलेशनशिप्स को समझने के लिए। 6, न्यू सिस्टमैटिक्स के मुताबिक स्पीशीज़ फिक्स नहीं है बल्कि हाईली डायनामिक है। सिस्टमैटिक्स के रिक्विजिट्स 1, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनिज्म के सारे मॉर्फोलॉजिकल और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया जाता है। पू, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन की जाती है ताकि ये पता चले कि वो किसी नॉन टैक्सा ग्रुप के सिमिलर हैं या नहीं। 3, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिजम्स को उनके रिलेशनशिप्स के बेसिस पर ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है। 4, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। सिस्टमैटिक्स की यूटिलिटी, सिस्टमैटिक्स की इंपॉर्टेंस को हम इन पॉइंट्स के अंडर डिस्कस कर सकते हैं। बूंद, बायोलॉजी के दूसरे डिसिप्लिन्स में सिस्टमैटिक्स की नॉलेज मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, पॉपुलेशन बायोलॉजी और प्लांट्स और एनिमल्स ब्रीडिंग जैसे बायोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस में हेल्पफुल हैं। अप्लाइड बायोलॉजी, सिस्टमैटिक्स का प्रॉपर नॉलेज प्लांट्स और एनिमल्स के उन वैरायटीज़ को इम्प्रूव करने में ज़रूरी है जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखती हैं। हम वाइल्ड प्लांट्स से काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट्स प्राप्त करते हैं। इन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट पेस्ट्स, पॉलिनेटर्स और बायोलॉजिकल कंट्रोल के ऑर्गेनिजम्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। बी, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में डिजीज़ेस कॉज करने वाले पैथोजेंस और उनके कंट्रोल मेजर्स को आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है। ये सिर्फ सिस्टमैटिक्स की नॉलेज से पॉसिबल है। सी, सिस्टमैटिक्स डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स के वाइल्ड रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। 3, ऑर्गेनिजम्स का स्टडी, अर्थ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और सबको इंडिविजुअली स्टडी करना मुश्किल है। सिस्टमैटिक्स के थ्रू हम हर ग्रुप के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को स्टडी करके बाकी ऑर्गेनिजम्स का नॉलेज ले सकते हैं। नए ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी सिस्टमैटिक्स एसेंशियल है। 4, क्रॉप्स का एवेल्यूएशन, सिस्टमैटिक्स क्रॉप्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल और फूड प्लांट्स को एवेल्यूएट करने में मदद करता है जिससे यील्ड इंक्रीज़ किया जा सकता है। पाइन इंडिकेटर्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पोल्यूशन, फॉसिल फ्यूल्स और सॉइल में प्रेजेंट मिनरल्स के इंडिकेटर्स होते हैं। ये सब सिस्टमैटिक्स की हेल्प से अचीव किया जा सकता है। फाइलोजेनी, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइलोजेनी कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स को उनके फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप या एवोल्यूशन के बेसिस पर क्लासिफाई करना एवोल्यूशनरी या फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहलाता है। लिनियस के हिसाब से स्पीशीज़ फिक्स्ड एंटिटीज़ थी, लेकिन जॉन बैप्टिस्ट दे लामार्क 1744 से 1829 ने यह कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि स्पीशीज़ धीरे धीरे चेंज होती हैं और नए स्पीशीज़ को जन्म देती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, रिसेंट कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक स्पीशीज़ में वो सभी ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जो एक दूसरे से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं किसी और स्पीशीज़ के कंपैरिजन में। 2, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में ब्रॉड सिमिलैरिटी दिखाते हैं। नो, आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में केपेबल हैं। 4, कॉमन एंसेस्टर से डिसेंड हुए हैं चाहे वो वर्ल्ड के रिमोट एरियाज़ में हो। 5, कंप्लीट एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी दिखाते हैं। 6, सिमिलर कैरियोटाइप और जेनेटिक मटेरियल रखते हैं। 7, बायोकेमिस्ट्री में भी सिमिलैरिटी रखते हैं। टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज़, क्लासिफिकेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जो हायरार्की में होता है और हर स्टेप एक रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लासिफिकेशन का एक यूनिट होता है और इसे टैक्स पलटैक्सा कहते हैं।
टैक्सोनॉमिक हायरार्की टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स या टैक्सन्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करना है हायर से लोअर कैटेगरीज तक। एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में कैटेगरीज हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। प्लांट्स के केस में फाइलम को डिवीजन से रिप्लेस किया जाता है। इस तरह टैक्सोनॉमिक हायरार्की में मिनिमम 7 कैटेगरीज होती हैं। स्पीशीज़ सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है और किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। ये हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिन्नियस ने इंट्रोड्यूस किया था।